આગળ વધી આપણી સાથે પીટીસીના મેનેજમેન્ટ આજે જોડાઈ રહ્યા છે. પીટીસી ઇન્ડિયા ફાઇનાન્શિયલ્સના મેનેજમેન્ટ ડૉક્ટર પવનસિંહ ઓવરઓલ રિઝલ્ટ્સની ઉપર વાતચીત કરવા માટે કેવી રીતના રિઝલ્ટ્સ રહેતા દેખાયા અને સાથે જ આગળ શું पर्सपेक्टिव बनी रहा है विशेष बातचीत कर अपनी साथ. गुड आफ्टरनून सर, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए. सबसे पहले तो शुरुआत में क्वार्टरली अपडेट से करना चाह रही थी. ये क्वार्टर कैसा था, क्योंकि ये साल के दौरान काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रप्शंस हम लोगों ने देखे हैं, अक्रॉस द इंडस्ट्रीज देखे हैं, और जिसमें भी हम लोग आपकी इंडस्ट्री में अगर बातचीत करें वहाँ सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट रहा था. तो आपकी तरफ से एक स्नैपशॉट फर्स्ट हाफ कैसा था, सेकेंड हाफ में क्या वहाँ से कुछ पिकअप दिखा है, एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाए. हम लोग शुरुआत करें नंबर्स के ऊपर उससे पहले. जी धन्यवाद. और ये मैं कहना चाहूँगा कि जैसे आपने शुरू में कहा कि पहले जो 6 माही थे उसमें थोड़ी सी कॉशन तो जरूर थी, क्योंकि जो कोविड का फेज 1 था उसका इम्पैक्ट था और हम लोग सब असेस कर रहे थे कि कैसे अनफोल्ड करेगा, क्या अनफोल्ड करेगा. तो हमारे पहले 2 क्वार्टर में हमने थोड़ा सा मतलब वो जो अग्रसर हमें होना चाहिए था उतना हम अग्रसर नहीं हुए, लेकिन उसको हमने नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स में काफी मेकअप किया. तो अगर हम देखेंगे कि हमारा जो लास्ट ईयर का जो सैंक्शन था पूरे साल का वो 3000 करोड़ का था, और इस साल हमने सैंक्शन किया है 4100 करोड़ 4100 करोड़. और पिछले साल का जो डिसबर्समेंट था हमारा वो करीब 2590 करोड़ था, जबकि उसकी जगह पे हमने करीब 2700 करोड़ का डिसबर्समेंट किया है. इसमें खास बात यह है कि जो हमारा जो सैंक्शन था लास्ट ईयर क्वार्टर एंडिंग जो लास्ट क्वार्टर है उसमें हमने 800 करोड़ का सैंक्शन किया था, बट इस साल हमने लास्ट क्वार्टर में करीब 2300 करोड़ का सैंक्शन किया. मतलब ऑलमोस्ट करीब समझ लीजिए कि 3 टाइम्स मोर. और डिसबर्समेंट जो लास्ट क्वार्टर में हमने पिछले साल किया था वो 511 करोड़ था, उसके अगेंस्ट में हमने 1300 करोड़ किया. तो करीब 2.5 गुना आप समझ लीजिए कि 2.5 गुना ज्यादा किया है. और खासकर उसमें इम्पोर्टेंट जो चीज मैं कहना चाहूंगा कि मतलब ये जो लास्ट वाले नंबर है वो पिछले लास्ट क्वार्टर के. तो जो हमने जो है काफी पूरे साल में जो किया था 19-20 में उससे ज्यादा हमने किया है 20-21 में, और सब्सटेंशियली बेटर किया है. खासकर सैंक्शन के नंबर को आप देखें और क्वार्टरली वाइज कंपेयर करें तो मतलब बहुत ही ज्यादा इम्प्रूवमेंट है, मतलब 3 टाइम्स इम्प्रूवमेंट या 2.5 टाइम्स इम्प्रूवमेंट. तो इससे ये रुझान भी पता चलता है कि अगले जो हमारे क्वार्टर होंगे, जो क्योंकि लास्ट क्वार्टर आगे चलने वाले क्वार्टर्स के ही इंडिकेटर को प्रमाण करता है. तो ये जो लास्ट क्वार्टर में हमने सैंक्शन डिसबर्सन किया है ये पैटर्न जो है पूरे साल में इस साल जो है इसको दिखा पाएंगे. तो दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे हमारा एक चैलेंज था, क्योंकि पहले हमने कुछ लेंडिंग की थी थर्मल एसेट्स पे और हाइड्रो में, जहाँ जिसके कारण हमारा स्ट्रेस हुआ है. तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अब हमारी जो प्रोविजनिंग साइकिल है वो खत्म हो चुकी है. नेट एनपीए हम 3.02 पे ले आए हैं, और इस बार के रिजल्ट में खास बात आप ये देखेंगे कि हमने करीब करीब 100 इस क्वार्टर में 100 करीब करीब 120 करोड़ के आसपास एडिशनल प्रोविजनिंग की है, जिसमें हमारे पास ऑलरेडी जबकि एक केस में 90 करोड़ का ऑफर ऑफ सेटलमेंट पड़ा हुआ है. तो इसमें आप हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 90 करोड़ का जो है राइट बैक आगे चल के हमें आ जाएगा. और जहां तक 3.01 करोड़ 3.01 नेट एनपीए की बात है, तो उसमें हमारे करीब आप समझ लीजिए कि 250 करोड़ के एनपीए एकदम फाइनल स्टेज में है. तो जून के आखिरी या जुलाई के पहले 15 दिनों के अंदर मुझे उम्मीद है कि ये हमारे नेट एनपीए से निकल जाएंगे. जो हमें वैल्यू आया है वो हमारे बुक वैल्यू के करीब करीब ही हमें वैल्यू मिला है. तो मतलब हम क्वार्टर फॉरवर्ड या मैक्सिमम 2 क्वार्टर फॉरवर्ड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा नेट 3% से कम होके करीब 1% करीब चला जाएगा. हमारी प्रोविजनिंग साइकिल खत्म हो चुकी है. हर एनबीएफसी या बैंक का एक प्रोविजनिंग साइकिल होता है, और पिछले 3 सालों से प्रोविजनिंग साइकिल, चूंकि साल में हम करीब करीब 400 करोड़ का एनआईआई करते हैं, नेट इंटरेस्ट इनकम,
थोड़ा सा उसमें आगे पीछे रुझान होते रहता है, बट ये एक आप समझ लीजिए कि एक स्टैंडर्ड बेंचमार्क है। तो हमारी जो प्रोविजनिंग कॉस्ट है वो हमारे प्रॉफिट को काफी नीचे खींचते रही है पिछले 3 साल से, जो कि इस साल से हमारा खत्म हो जाएगा। उसका जो इम्पैक्ट रादर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो इंस्टेड ऑफ प्रोविजनिंग, जो एक केस मैंने आपको बताया जो 90 करोड़ का हमारा ऑफर है, उसके कारण प्रोविजनिंग के बावजूद ओवरऑल हम नेट नेट फिगर देखें तो शायद कुछ राइट ऑफ ही हमें मिल सकता है। हम बिजनेस में बहुत सारे, जैसे हमारा जो मोटो है एडिशनैलिटी इन सस्टेनेबिलिटी, तो हमारी जो लर्निंग हुई है कोविड से एनवायरनमेंट की तरफ हमारा रुझान है, तो सस्टेनेबल लेंडिंग की तरफ हम ज्यादा पुश कर रहे हैं। और एरियाज लाइक जो हम कहते हैं, पहले तो रिन्यूएबल में करीब करीब 50% मेरा एक्सपोजर है रिन्यूएबल एनर्जीज में, सोलर विंड, सोलर सबसे ज्यादा है। बट हम उसके अलावा जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड एरियाज हैं, सैनिटेशन, क्लीन वाटर, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, ई मोबिलिटी की बात चल रही है आजकल, इलेक्ट्रिकल बसेस की, उनकी मैन्युफैक्चरिंग, उनके ऑपरेशंस, उनको हमने लेंड करना शुरू कर दिया है। पायनियर ऑर्गेनाइजेशन हम लोग, इनफैक्ट डोमेस्टिक लेंडिंग इंस्टीट्यूशन में शायद पहले होंगे जिन्होंने ई मोबिलिटी को फाइनेंस किया है इंडिया में। और इस एरिया में चूंकि ये मॉडल अब डेवलप हो रहा है और सबका रुझान उधर ही है, मतलब गवर्नमेंट का भी जो ग्रोथ है, सर्कुलर इकोनॉमी की बात कर रही है, ग्रीन इकोनॉमी की बात कर रही है, तो उस एरिया में अपने आप को हमने एक ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी के रूप में पोजीशन कर लिया है। तो इसीलिए आप देखिए कि जो क्वार्टर का हमारा पिछले क्वार्टर का सैंक्शन या डिसबर्समेंट था, वो जो है आगे भी हमारा इसी तरह का सैंक्शन और डिसबर्समेंट हमारा रहेगा ज्यादा। जहां मुझे उम्मीद है कि इस साल जो नंबर्स होने चाहिए और पिछले साल के कंपैरिजन में कम से कम मेरा जो उम्मीद है कि 15% सैंक्शन या डिसबर्समेंट ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि पिछले साल हमने, जैसे मैंने शुरू में कहा कि पहले 6 महीने में बहुत ज्यादा हमारा सैंक्शन डिसबर्समेंट नहीं हुआ था, और इस साल हमें पूरा साल मिल रहा है इसको करने के लिए। और मुझसे कोई सवाल आप पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी चीज़ें तो आपने मुझे क्लैरिफाई कर दी। एक्चुअली जुड़े रहिएगा सिर्फ मेरे साथ, मैं एक्चुअली क्विकली एक स्नैपशॉट ले लूँ जिस तरीके से नंबर्स पोस्ट हुए इन टर्म्स ऑफ જીએનપીએસ કંપનીએ 7.64% પર ક્લોક ઇન કર્યું છે, અને એ સિવાય બાકીની હાઇલાઇટ્સ ઉપર પણ નજર કરો ઇન ટર્મ્સ ઓફ એયુએમ્સ ક્વાર્ટર ઓન ક્વાર્ટર લગભગ 1.8%નો ઉછાળો આપણે નોટિસ કરી રહ્યા છે। નિમ્સમાં 4.24%નો એક નંબર્સ કંપનીએ પોસ્ટ કર્યા છે, જ્યારે એનઆઈએસ ફ્રન્ટ ઉપર પણ લગભગ 25% ઉછાળો ક્વાર્ટર ઓન ક્વાર્ટર આપણે વિટનેસ કર્યો છે। તો ઓલ ઇન ઓલ નંબર્સ જે પ્રમાણે જોઈ રહ્યા છે, ઘણા બધા ક્લેરિફિકેશન્સ મેનેજમેન્ટે આપી જ દીધા। तो બીજી અમુક એકાદ વસ્તુ જે મારે પૂછવી છે એ આપણે લઈ લઈએ। सर एक चीज़ जो मैं समझना चाह रही थी इन टर्म्स ऑफ कलेक्शन एफिशिएंसीज कितना इंप्रूवमेंट आया है, क्योंकि जितनी भी कंपनी से मैं बातचीत कर रही हूँ तकरीबन जो इम्प्रूवमेंट रेट है वो पेस काफ़ी बढ़ता हुआ दिख रहा है। आपकी तरफ से उसके ऊपर एक कमेंट, और साथ ही क्योंकि हम लोग कोविड के रिलेटेड चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, तो इन टर्म्स ऑफ रीस्ट्रक्चर्ड बुक्स की भी कुछ डिटेल्स अगर आप मुझे मेरे दर्शकों के लिए दे पाएँ। जी, तो हमारा, जैसे आपने कहा कि हम ऑपरेशंस अपार्ट फ्रॉम जो बिजनेस हमारा ओरिएंटेशन है जिस पे हम बात कर रहे थे, सैंक्शन डिसबर्समेंट का मैंने बढ़ाया, और नए एरियाज में जो हमारे एडिशनैलिटी सस्टेनेबिलिटी की बात की, वो स्पेस अभी बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, तो इस एरिया में हम इसलिए फोकस्ड है और इस एरिया में बिजनेस कर रहे हैं। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे आपने कहा कि हमारे निम और स्प्रेड्स जो है वो सब्सटेंशियली इम्प्रूव हो गए। ऑन दी रनिंग लोन बुक जो हमारा निम है वो आपने वो नंबर बताया है अभी, और नेट एनपीए भी काफ़ी इम्प्रूव हो गया है हमारा। 3 साल की शुरुआत में 4% के आसपास था, तो कम होकर 3% करीब हो गया। और मैंने ये भी बताया कि ये जो नेट एनपीए है ये सब्सटेंशियली कम होने जा रहे हैं, और इसको मुझे राइट बैक भी मिलने वाला है। और जैसे हमारा क्या होता है, फी बेस इनकम की जो बात हम करें, तो हम एडवाइजरी सर्विसेज में भी बहुत सा हमने काम करना शुरू कर दिया है, और फिजिबिलिटी स्टडीज, कई बार जो है दूसरे कंपनी के लिए डेट रेजिंग, सिंडिकेशन तो हम करते रहे हैं, सिंडिकेशन फी लेते रहे हैं। वो सिंडिकेशन फी जो है इस साल, लास्ट ईयर हमारे लिए सिंडिकेशन चूंकि इतना ज़्यादा बिजनेस का वो ऑन एंड ऑफ चल रहा था, तो सिंडिकेशन का फीस हम उतना नहीं बढ़ा पाए थे। बट इस साल जो है नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन है और सैंक्शन का नंबर भी हमारा ज़्यादा होने वाला है,
तो अंडरराइट करेंगे, डाउन सेल करेंगे, तो अंडरराइटिंग फीस लेंगे, डाउन सेलिंग फीस लेंगे। तो वी आर होपिंग टू हैव जो फी बेस इनकम हमारा इस साल का रहा करीब 22 करोड़ के करीब रहा है। इसको हम सोच रहे हैं कि इस साल हम लोग डबल कर पाएंगे फी बेस इनकम को। ओके, अग्रीड सर। अच्छा, एक चीज़ जो मैं और समझना चाह रही थी इन टर्म्स ऑफ जो कॉस्ट ऑफ फंड्स का स्ट्रक्चर है वो, क्योंकि निम्स के अंदर एक अच्छा इंप्रूवमेंट दिखा है, तो आई बिलीव कॉस्ट ऑफ फंड्स जो पिछले साल के मुकाबले थोड़े बहुत इंप्रूव हुए हैं उसी का एक रिलेटिव इम्पैक्ट रहा होगा। अब यहाँ से ट्रैजेक्टरी कैसी रह सकती है इन टर्म्स ऑफ निम्स में आगे नेक्स्ट क्वार्टर के लिए क्या एक्सपेक्ट करूँ? एक गाइडेंस अगर आप मुझे दे पाए, क्योंकि स्प्रेड्स के बारे में आप बता भी रहे थे, तो वहाँ उसके फ्रंट पर भी क्या एक्सपेक्टेशन बन रही है, आपने अगर कुछ रफ वर्क किया हो तो? देखिए, जो हमारा स्प्रेड है आप देखिए ग्रेजुअली इम्प्रूव हो रहा है पिछले क्वार्टर में। तो इसके कई कारण है, और ये मैं इसलिए आपको एश्योरेंस दे सकता हूँ कि स्प्रेड आगे चल के इस पे और इम्प्रूवमेंट होने वाला है, और निम में भी इम्प्रूवमेंट होगा। तो स्प्रेड में इसलिए इम्प्रूवमेंट होगा क्योंकि देखिए, एक तो जो हमारे जो नेट एनपीए मैंने कहा कि जो 3% अभी है, और ग्रॉस एनपीए 7% के करीब है। तो ये जो हमारे इस साल जो मैंने बताया कि इस क्वार्टर में या अगले क्वार्टर के वेरी बिगनिंग तक ये जो है हमारे बुक से निकलने वाले हैं। तो इस क्या होता है, एनपीए बुक पे हमें इनकम नहीं मिलता है। तो ये जो अमाउंट है हमारा 600-650 करोड़ का, इस पे हमें इंटरेस्ट इनकम जितना अमाउंट हमें मिलेगा, जो करीब करीब जो मैंने नंबर बताया हमारे नेट एनपीए से ऊपर ही आएगा, क्योंकि सब राइट बैक इज एक्सपेक्टेड। तो ये 300-350 करोड़ का आप समझ सकती हैं कि हमें एडिशनल जो मतलब विदाउट इंकरिंग एनी कॉस्ट ऑफ बोरिंग जिसपे हमें इनकम मिलेगा, तो इसका इम्पैक्ट आएगा। और दूसरा जो है, बोरिंग कॉस्ट क्वार्टर टू क्वार्टर कम होते चला जा रहा है। फर्स्ट क्वार्टर में जो हमारा कॉस्ट ऑफ बोरिंग है जो इस साल का, वो जो आप देख रहे हैं 8%, उससे भी कम आ चुका है। तो हम जो है कॉस्ट ऑफ बोरिंग भी कम कर रहे हैं। तीसरा हमने काम क्या किया है कि जो हमारी लेंडिंग मॉडल है वो हम थोड़ा सा कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, प्रोजेक्ट फाइनेंस वर्सेस होल्डको मनी फॉर प्रोजेक्ट फाइनेंस, जिसको समझ सकते हैं कि हाइब्रिड टाइप ऑफ फाइनेंसिंग है, यूनिक स्ट्रक्चरिंग जिसको हम करके करते हैं। जिसमें क्या होता है कि जो मेरी बोरिंग कॉस्ट है, जी मार्जिनल कॉस्ट की बोरिंग मुझे पास ऑन नहीं करना पड़ता है। तो वो एक एडवांटेज हमारे साथ उस बुक साइज को जो हम बढ़ा रहे हैं, और चूंकि कॉस्ट भी ओवरऑल हमारा कम होते जा रहा है, आगे चल के और कम होगा। क्योंकि इसलिए कम होगा कि जो पिछले साल का जो चैलेंज था लिक्विडिटी का, वो हमारे पास खत्म हो गया। हमारे पास ऑलरेडी 1800 करोड़ करीब अनड्रॉन लिमिट्स पड़े हुए हैं। बहुत सारा अमाउंट हमारा हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट में पड़ा हुआ है। तो उससे क्या होता है कि वी आर ओवरबॉट। ओवरबॉट का मतलब होता है कि आपकी एक की जरूरत है तो आपके पास 3 लोन अमाउंट पड़े हुए हैं या 3 लेंडर्स पड़े हुए हैं। तो इस सिचुएशन में चूंकि इट इज अ बोरोवर्स मार्केट, अर्लियर इट वाज लेंडर्स मार्केट to that extent for companies like us who are well rated and we are good corporate governance practice which flow. तो हमारा जो है because of being overbought zone and liquid position very good within the company and in the economy also, thanks to the various measures taken by the government and RBI. तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग हमारा आगे चल के इस पे जो इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है, इसी तरह का इम्प्रूवमेंट, इसी पैटर्न पे इम्प्रूवमेंट आगे भी दिखाई देगा। तो गोइंग फॉरवर्ड आई कैन अश्योर यू कि स्प्रेड्स में आपको मैं डिस्टिंक्ट इम्प्रूवमेंट दिखा पाऊंगा अगले क्वार्टरों में। सर, एक चीज जो मैं और समझना चाह रही थी इन टर्म्स ऑफ डिस्पर्सल्स, क्योंकि आपने बताया जिस तरीके से चीजें सुधर रही है, ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है? क्योंकि लोन ग्रोथ थोड़ी वीकिश रही है प्री कोविड लेवल्स पे पहुंचने तक। कितना आप यहाँ से टाइम स्लैक देख रहे हैं? साथ ही जो डिस्पर्समेंट्स इस क्वार्टर के दौरान हम लोगों ने देखे वो तो पिछले 1 या 2 क्वार्टर से ज्यादा इंप्रूव होकर ही आए हैं, स्ट्रॉन्ग नंबर्स थे, बट यहाँ से शेप अप कैसे हो रहा है, एक डिटेल आप मुझे व्यू अगर दे पाए। देखिए, डिसबर्समेंट जैसे मैंने आपको बताया कि पूरे साल का हमारा डिसबर्समेंट करीब करीब 2700 करोड़ का रहा है, और जिसका करीब 1330 करोड़ जो है हमने
आखिरी क्वार्टर में किया, तो इसका मतलब है कि 50% डिसबर्समेंट हमने लास्ट क्वार्टर में किया। और जैसे मैंने बताया पहले 2 क्वार्टर में काफी कम हमारा डिसबर्समेंट रहा है, मतलब करीब आप समझ लीजिए कि बहुत ही कम नंबर जो हमने बताया उससे भी कम, और ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए कि पहले क्वार्टर में तो बिल्कुल ही डिसबर्समेंट नहीं था, दूसरे क्वार्टर में छोटा सा नंबर आया था। तो डिस्पाइट दैट हमने 2700 करोड़ का डिसबर्समेंट किया है, और सैंक्शन हमने किया है पूरे साल में 4000 करोड़ का। तो जो हमने सैंक्शन किया है इसमें भी हमारा 1400 मतलब 4100 करोड़ का किया है, तो इसमें भी हमारा 1500 करोड़ सैंक्शन जो हुआ है उसका डिसबर्समेंट अभी होना है, जो इस क्वार्टर में होगा या अर्ली नेक्स्ट क्वार्टर में होगा। और इस क्वार्टर में हमारे बोर्ड ने ऑलरेडी करीब करीब 1400 करोड़ का सैंक्शन कर दिया है टोटल ऑलरेडी, और हमारी एक बोर्ड मीटिंग और होगी इसी क्वार्टर में, और उसमें कुछ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ सैंक्शंस और होंगे। तो जहां पर पहले क्वार्टर में लास्ट ईयर हमारे सैंक्शन ना के बराबर थे, उसकी अपेक्षा जो है पहले क्वार्टर में ऑलरेडी मैंने कहा कि 1400 करोड़ का सैंक्शन हो चुका है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ सैंक्शंस और होंगे। तो इससे ये ट्रेंड पता चलता है कि पूरे साल में हमारा जो है सैंक्शन, इसीलिए मैं वो बोलूंगा कि 15% जो होगा मेरा कहना कोई मेरे साइड से एग्जैजरेशन नहीं होगा। अगर चीजें ठीक रही तो हो सकता है हम उससे भी ज्यादा बेहतर आपको जो है परफॉर्मेंस दिखा पाएंगे। तो ग्रोथ साइड और जैसे हमने कहा कि ये सब जो एरियाज जो हमने पकड़ा है ये ग्रीन फील्ड एरिया है, ई मोबिलिटी, वाटर सैनिटेशन, क्लीन वाटर, वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट टू एनर्जी, ये थर्ड पार्टी पीपीए, रिन्यूएबल एनर्जी, ये एरियाज जो है ये हमारी स्ट्रॉन्ग अंडरराइटिंग कैपेबिलिटी, जो बाकी बैंक्स के पास इस तरह की चीजें, तो ये स्पेशलाइज चीजें हैं, और बैंक्स जो जनरल लेंडिंग करती हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो जनरल लेंडिंग करती हैं उनके लिए थोड़ी सी कठिनाई वाली बात है। और प्राइवेट सेक्टर में चूंकि जो बीच में चैलेंज आया था लिक्विडिटी का IL&FS के बाद, और L&T ने भी अपना जो बिजनेस मॉडल है वो बदल दिया है, तो इस तरह के मीडियम साइज लेंडिंग में अब पिरामल भी यहाँ से मूव कर गया है, और आदित्य बिरला फाइनेंस था वो भी बहुत ज्यादा इधर है नहीं, तो हम मतलब हमारी पोजीशन, कॉम्पिटिटिव पोजीशन काफी इस एरिया में स्ट्रांग हो गई है। तो चूंकि गवर्नमेंट का फोकस एरिया भी है, तो हम इस एरिया में हम बहुत ज्यादा क्या कहते हैं अपनी लैंडिंग कर पाएंगे। ओके, बिल्कुल अग्रीड सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर मेरे साथ जुड़ने के लिए। विद बेस्ट रिगार्ड्स कि आने वाले क्वार्टर्स और भी बेहतरीन हो। थैंक यू सर मेरे साथ जुड़ने के लिए और ये कंप्लीट पर्सपेक्टिव मेरे दर्शकों के साथ शेयर भी करने के लिए। थैंक यू सर।